प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिमरन और आप देख रहे हैं पर्ल्स 24 न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुद्रा योजना के लाभार्थियों से पीएम मोदी का संवाद। प्रधानमंत्री बोले 10 साल में दिए गए 52 करोड़ लोन। राष्ट्रपति मुर्मू ने पुर्तगाल के चर्च का किया दौरा। कवि लुइस वॉश डी कैमोच की समाधि पर दी श्रद्धांजलि। पंजाब में बीजेपी नेता मनोरंजन कालिया के घर पर ग्रेनेड अटैक। थाने से 100 मीटर की दूरी पर हुआ धमाका। विस्फोट में नहीं आई बीजेपी नेता को कोई चोट। त्रिपुरा में बांग्लादेश से लगी सीमा के पास मिला संदिग्ध ड्रोन। लोगों में मचा हड़कंप। जांच में जुटी बीएसएफ। दिल्ली के बिजवासन में कार में लगी आग। 42 साल के एक शख्स की जिंदा जलने से मौत। संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्री और दुबई के क्राउन प्रिंस शेख प्रिंस भारत के दौरे पर है। ये दौरा संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच मौजूदा कूटनीतिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करने में अहम भूमिका अदा करेगा। क्राउन प्रिंस शेख भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे हैं। उनका औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर के साथ जोरदार स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने उनका भव्य स्वागत किया। Please come down here. So this side. Ilumut.
अगली खबर पंजाब से है। पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ नेता मनोरंजन कालिया के घर पर ग्रेनेड फेंका गया। बता दें, सीसीटीवी में देर रात करीब 1:30 बजे 3 से 4 युवक एक रिक्शा पर आते दिखाई दे रहे हैं, जो कालिया के घर पर विस्फोटक फेंककर मौके से फरार हो गए थे। विस्फोटक घर के अंदर उनकी कार के पास जाकर गिरा। जोरदार धमाके से कार के साथ ही घर की खिड़कियां टूट गई और जमीन पर गड्ढा भी हो गया। घटना के समय मनोरंजन कालिया के घर पर सो रहे थे। इस घटना पर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि इस घटना से पूरा पंजाब दहला हुआ है, क्योंकि पंजाब ऐसी चीजों से गुजरा है और तब भी इस तरह से ग्रेनेड नहीं फेंके जा रहे थे। इतना नहीं, राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, सरकार पूरी तरह से यहाँ नियंत्रण खो चुकी है। हर दिन पुलिस थानों पर ग्रेनेड फेंके जा रहे हैं। पंजाब में आतंक का माहौल है। यहाँ दो ग्रुप बन चुके हैं। देखो, आज पूरा पंजाब, क्या देश इस चीज से दहल गया है, क्योंकि पंजाब इन चीजों से गुजरा है। तो उस टाइम भी ग्रेनेड ऐसे नहीं फेंके जा रहे थे। ये तो ऐसे लग रहा है भी हेमले टॉयज की दुकान से जैसे ग्रेनेड लेके आ रहे हैं। तो ये मनोरंजन कालिया जी बीजेपी के और सब पार्टियों में से सबसे सीनियर लीडर जो पंजाब के हैं, जिन्होंने उस दौर को देखा हुआ है। पर रात 1:15 बजे उनके घर के ऊपर, आप अंदाजा लगाइए, एक कैबिनेट मंत्री 10-15 साल रहे हैं और बीजेपी के सबसे हाईएस्ट लीडर हैं देश के, उनके घर के गेट के ऊपर एक ई रिक्शा आता है और सीधा ग्रेनेड फेंकता है। और ग्रेनेड से उनकी सारी गाड़ी, उनका मोटरसाइकिल, सारे कमरे आपने देखे हैं और 50 फुट ऊपर, और इधर उनकी किचन जो सारी तहस नहस की है। तो यहाँ ये अंदाजा लगाया जा सकता है भी सरकार का बिल्कुल कंट्रोल खत्म हो चुका है। यहाँ पे रोज पुलिस चौकियों पे हमले हो रहे हैं। रोज यहाँ पे आप देख रहे हो भी पुलिस स्टेशनों के ऊपर जो ग्रेनेड फेंके जा रहे हैं। पुलिस ने तो कह दिया 9 बजे से पहले आप चौकी और पुलिस स्टेशन बंद कर लीजिए, दरवाजे हमारी जिम्मेवारी नहीं है। और वो बंद हो रहे हैं तो लोगों की कहां रक्षा होगी? आओ जी आओ। तो इस कारण ये जो हालात बन रहे हैं वो दोबारा पंजाब में, मतलब मैं अभी कह रहा था भी कोई ऑफिसर जिसकी पोस्टिंग होती है, अभी मैं आपको बता देता हूं, सबसे सीनियर के यादव जी हैं, सीनियर अफसर थे, गुस्सा आ गया, बदल दिया और अभी तक इसको कोई पोस्टिंग नहीं। वहां पे सबसे हमारे एक ही आईएएस सरदार जो पगड़ीधारी गुरकीरत कृपाल होम सेक्रेटरी थे, बहुत अच्छा काम कर रहे थे। पता नहीं किस चीज के दिल्ली वाले आए, बात गुस्सा आ गया और हवा में, आज तक उनको कोई पोस्टिंग ही नहीं है। इसी तरीके से विजिलेंस के इनके वरिंदर कुमार थे, उनको पोस्टिंग नहीं है। इसी तरीके से लुधियाना का पुलिस कमिश्नर कुलदीप सिंह को बदल दिया गया। इसी तरीके से डीसी लुधियाना है। आधे अफसर बदलियां करके और उनको पोस्टिंग ही नहीं देते, हवा में रखे हुए हैं। ये पंजाब में एक दहशत का माहौल है। और आप देख ही रहे, ड्रग्स यहां चल रही है, पुलिस वाले ड्रग के साथ पकड़े जा रहे हैं। और सबसे खतरनाक बात है, मैं और अश्विनी जी अभी बात कर रहे थे, 2 ग्रुप बन चुके हैं यहाँ पे। एक दिल्ली वाले जो यहाँ पे लूटने आए हुए हैं, एक पंजाब की लूटने वाले बैठे हैं। उनमें से आधे आईएएस और आईपीएस आधे डिवाइड हो चुके हैं। तो वो यहाँ पे एक लड़ाई चल रही है, जहां दिल्ली वालों के डीसी एसएसपी लगे हैं, वो जहां पे पंजाब वालों के लगे हैं वहां गड़बड़ करवा रहे हैं, और जहां पंजाब वालों के लगे हैं वो दिल्ली वालों भी। ये जो एक अंदर लड़ाई युद्ध चल रहा है, कभी एजी है वो बदल देते हैं, कभी अब रात ही एडीजीपी अपना इंटेलिजेंस बदला है। तो बहुत बड़ी जो है अंदर वॉर चल रही है। और वहां पे केजरीवाल और सिसोदिया बिल्कुल फ्री हो गए हैं, और यहां आके जो उन्होंने काम शुरू करना किया है, पंजाब को बिल्कुल डिस्टर्ब कर दिया है उन्होंने। हाँ, उनका हर जगह ये रहता है भी ये कहीं बैटरी फट गई जी, कहीं बोनट कूलेंट नहीं था, रेडिएटर फट गया। और यहां भी जब वो निकले, आप उनका बयान सुनिए, भी ये कोई छोटा सा वैसे ही कोई एक आवाज आई है, तो जो इतना बड़ा ग्रेनेड को कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अंदाजा लगाइए। पर बीजेपी पार्टी हर जगह, हर मंडल के ऊपर भी सरकार का बहुत बड़ा विरोध होगा। और अभी अश्विनी जी और सब
लीडरशिप ने अभी फैसला किया है, जलंधर ने में बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन होगा। यार अमन शांति कैसे खत्म होने दे पंजाब की भाई? इनको तो इनका क्या जाएगा? इन्होंने तो कभी भाई इनके किसी परिवार ने या इन्होंने कोई शहादत पंजाब के लिए दी नहीं, ये तो लूटने के लिए आए हुए हैं। तो जो लोग परिवार पहले, जो लीडर अपनी कुर्बानियां अपनी जान पे खेल के पंजाब को जिन्होंने ठीक किया है, दर्द तो उनको है। ये तो सिर्फ लूटने वाले जो है पार्टी, वो आम आदमी पार्टी आई हुई है, वो अपना काम धड़ल्ले से कर रहे हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है। क्या डराने की कोशिश की जा रही है? नहीं, डराने की नहीं है, डराने की, ये तो ग्रेनेड से कोई डराया थोड़ी जाता है, ये तो सीधा घर पे हमला किया है। और ग्रेनेड से कोई डराना थोड़ी होता है, कोई फायर कर दे पिस्टल की या गोली चला दे, ये तो खुलेआम। अरे अभी देश के गृह मंत्री जी का फोन आया है, वो बहुत बड़ी चिंता में है। अभी राजनाथ जी का टेलीफोन आया है। मतलब पंजाब में ये ग्रेनेड और इतने बड़े लीडर के घर पे चलना, ये कोई छोटी बात थोड़ी है। सारी मतलब हाईएस्ट लेवल पे इसके बारे में सोचा जा रहा है, इसके बारे में रिव्यू किया जा रहा है भी ये पंजाब में हो क्या रहा है। लेकिन कोई साथ तो हो स्टेट गवर्नमेंट का, कोई स्टेट गवर्नमेंट कभी किसी से बात तो करे, क्योंकि बॉर्डर स्टेट है। पर ये अपने मौज मस्ती में, कल आपने देखा ही है, कल एक पप्पू जैसे अनजान आदमी, एक भगवंत मान साथ में बैठे हैं, और जैसे हेडमास्टर पढ़ाने के लिए आए हैं, उस तरीके से सिसोदिया साहब सीएम के सामने डिक्टेट कर रहे हैं। और ये तो कहते थे हम मिस्त्रियों के नाम लिखेंगे। मेरे को ये बताओ, सिसोदिया साहब का पंजाब के फाउंडेशन सो नींव पत्थर में, ये तो कहते हैं मिस्त्रियों के, ये कोई दवाई से कोर्स करके हैं अबू धाबी से मिस्त्री का, जो नींव पत्थर पे नाम इनका लिखा है। और जो एमपी है इनका कंग, जो अनंतपुर साहब से एमपी साथ खड़ा है, उसका कहीं नाम नहीं है। तो इसलिए ये तो अनारकी चल रही है, बिल्कुल विपासना चल रही है, ऐसी चीजें हो रही हैं जो बर्दाश्त नहीं की जाती। टैरिफ को लेकर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हम टैरिफ का अवलोकन कर रहे हैं, हम इसे महाराष्ट्र के दृष्टिकोण से भी कर रहे हैं। ये टैरिफ हमें कुछ क्षेत्रों में प्रभावित करेंगे, लेकिन इन टैरिफ की वजह से हमारे लिए एक समग्र व्यावसायिक अवसर पैदा हो रहा है। हमारा प्रयास उस व्यावसायिक अवसर का आकलन करना और उस दिशा में आगे बढ़ना है। मुझे ऐसा लगता है कि रिकवरी बढ़ती दिखेगी, क्योंकि अब हम लोग टैरिफ का जिस समय अवलोकन कर रहे हैं, महाराष्ट्र की दृष्टि से भी कर रहे हैं, तो कुछ क्षेत्रों में वो टैरिफ हमें हिट करेंगे, लेकिन ओवरऑल इन टैरिफ के कारण एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी हमारे लिए तैयार हो रही है। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को हम लोग असेस करके उस दिशा में आगे बढ़े। और मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर हम इसका इफेक्ट देखें तो मॉडरेट इफेक्ट होगा, ऐसा इनिशियली तो हमको लग रहा है। इसीलिए मार्केट धीरे धीरे सुधर रहा है। वक्फ कानून को लेकर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा का बयान सामने आया है, जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वक्फ कानून मुस्लिम समुदाय के गरीब और महिलाओं के लिए वरदान बनकर आया है। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि मुस्लिम समुदाय में 80% यही लोग हैं। ये मुस्लिम राजनीति का एक टर्निंग पॉइंट है। निश्चित रूप में ये जो मुस्लिम को भय दिखाते थे और जो ये उनके उसको उठाकर और एक दंगा कराने की साजिशें करते थे, कभी भी कांग्रेस की, समाजवादी पार्टी, तृणमूल की या डीएमके की नीतियों को अगर आप देखो तो कभी नहीं चाहते कि मुस्लिम शिक्षित हो, कभी नहीं चाहते कि उसको भी नौकरी मिले, कभी नहीं चाहते कि वो आधुनिकता के जो सरकार, जो देश की मूल धारा है उसमें वो शामिल हो। वो उनको केवल उद्वेलित कराकर धर्म के नाम पर, कभी कभी अब तो शिक्षा के नाम के साथ साथ अब तो भाषा के नाम पर भी उद्वेलित करा रहे। वक्फ कानून वास्तव में जो पिछड़ा, जो वंचित तबका है मुस्लिम वर्ग का, जो गरीब महिलाएं हैं, विधवा महिलाएं हैं या तलाकशुदा महिलाएं हैं, उनके लिए वरदान बनकर आया है। और अब मैं समझता हूँ 80% मुस्लिम वर्ग में यही लोग हैं, तो अब उनको लाभ पहुंचेगा, इस बात से वो सब खुश हैं। इनकी दाल नहीं गली, ना कांग्रेस की दाल गली, ना समाजवादी की गली, ना ही डीएमके या तृणमूल की गली। और मैं समझता हूं कि ये मुस्लिम राजनीति का एक टर्निंग पॉइंट है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ।
रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात दिल्ली से कर लेते हैं, जहां बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने पीएम मुद्रा योजना और पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का नेतृत्व संभालने के बाद भारत के सामाजिक और आर्थिक जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाली योजनाओं में से एक पीएम मुद्रा योजना है। इस योजना ने न केवल भारत के विकास की सीढ़ी के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को आय और आत्मनिर्भर का स्रोत प्रदान किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत का नेतृत्व संभालने के बाद जिन योजनाओं ने भारत के सामाजिक और आर्थिक जीवन में युगांतर स्थापित किया, उनमें से एक मुद्रा योजना है, जिसने भारत के विकास की सीढ़ी पर सबसे अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के जीवन में न सिर्फ आर्थिक आय के स्रोत, आत्मनिर्भरता, बल्कि आत्मसम्मान को भी प्रतिस्थापित किया। निश्चित रूप से भारत के आर्थिक विकास की दृष्टि से ये एक युगांतकारी योजना थी। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मुद्रा योजना के लाभार्थियों से भेंट की है, वह इस बात का प्रमाण है कि किसी दौर में जब हम सत्ता में नहीं थे तो हम ये कहते थे कि उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का ये उजाला करोड़ों घरों तक न पहुंचा, परंतु प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में करोड़ों करोड़ लोगों तक विकास का वह उजाला पहुंचा है, जिसने उनको जीवन में नई रोशनी दी है। और इस मुद्रा योजना के लाभार्थियों में लगभग 60% महिलाएं हैं। तो मैं कह सकता हूं कि यदि भारत विश्व की 5वीं बड़ी आर्थिक महाशक्ति बना है, तो उस शक्ति के साथ समाज के सबसे पिछली सीढ़ी पर खड़े हुए लोगों के सशक्तिकरण में इसने महत्वपूर्ण, अभूतपूर्व और ऐतिहासिक योगदान मुद्रा योजना ने दिया है। इसके लिए हम सब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को साधुवाद दें। अगली खबर यूपी की राजधानी लखनऊ से है, जहां जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामे पर वक्फ कानून पर जेपीसी के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये असंवैधानिक है। केंद्र सरकार के बनाए गए कानून की कॉपी फाड़ना जनता का अपमान है। पीडीपी एनसी में तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए होड़ लगी हुई है। इतना ही नहीं, लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं, वहां भी याचिका दाखिल करने की अलग ही होड़ लगी हुई है। देखिए, जब लोकसभा राज्यसभा में 12-12 घंटे चर्चा होने के बाद अगर वो दोनों सदनों से वक्फ संशोधन विधेयक कानून पारित हो गया और महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का उन्होंने मंजूरी दे दिया, तो अब वो कानून बन गया, लॉ ऑफ द लैंड बन गया है। और जब लॉ ऑफ द लैंड बन गया तो अब वो देश में लागू होगा। लेकिन जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से कल उस बिल की कॉपी को फाड़ा और आज जम्मू कश्मीर में हंगामा कर रहे हैं, मतलब एनसी के लोग, पीडीपी के लोग, मतलब भाजपा के विधायकों से हाथापाई कर रहे हैं, तो ये तो हिंसा है, ये तो एक तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम हो रहा है। जो भारत की पार्लियामेंट को कानून बनाने का अख्तियार है और उस कानून को दोनों सदनों से पारित होने के बाद कानून बन चुका हो, उसकी प्रतियां फाड़ना, ये तो जनता का अपमान है। 150 करोड़ जनता जो देश की है, उनके चुने हुए जनप्रतिनिधियों द्वारा पारित किए कानून का मान है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और मुझे लगता है कि एनसी हो, महबूबा हो, इनमें सब में आपस में होड़ है और ये केवल तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। ये दिखाना चाहते हैं कि हम इस बिल के खिलाफ, हम आपसे ज्यादा हैं। आखिर किस तरीके से किसी भी केंद्र के द्वारा बनाए गए कानून को पार्लियामेंट के, उसकी प्रतियां कैसे फाड़ी जा सकती हैं और उसको कैसे रिजेक्ट किया जा सकता है।
और जब स्पीकर ने जम्मू कश्मीर के कह दिया कि यहाँ पे वहाँ के बनाए हुए कानून को नहीं चर्चा हो सकती, और लोग तो सुप्रीम कोर्ट गए हैं। अब ये कानून अगर संवैधानिक है या असंवैधानिक है, इसका एक रास्ता है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में भी होड़ लगी हुई है। तो ये चाहे जम्मू कश्मीर में आपस में एनसी पीडीपी सारी पार्टियों में होड़ है, इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल करने की होड़ लगी हुई है। आज चाहे इमरान प्रतापगढ़ी ने किया हो, चाहे इमरान मसूद ने किया हो, जावेद साहब ने किया हो, ओवैसी ने किया हो, 13 याचिकाएं हो चुकी हैं। आखिर वो याचिकाएं कैसे स्टैंड करेंगे? उनको पता है कि केवल कोई सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं का अगर है तो उसकी 3 कसौटी है। एक तो पहले कि कोई कानून बना हो तो उसकी लीगल कॉम्पिटेंस है कि नहीं है। तो लीगल कॉम्पिटेंस तो दोनों पार्लियामेंट में के पहले जेपीसी में चर्चा हुई सरकार ने, और फिर वहां पे दोनों सदनों में चर्चा करने के बाद पार्लियामेंट ने कानून बहुमत के आधार पे क्लॉज बाई क्लॉज पे बनाया, तो उसकी लीगल कॉम्पिटेंसी पे कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। दूसरा होता क्या, कोई कानून आर्बिट्रीनेस बन गया हो मनमानी ढंग से, तो जो कानून को अगर सरकार ने चाहती तो बहुमत था लोकसभा राज्यसभा में, सीधे कानून पास करा देती, लेकिन खुद किरण रिजिजू जी ने कहा कि हम इस पे और चर्चा चाहते हैं, देश के स्टेक होल्डर्स के साथ चर्चा हो जाए, इस्लामिक स्कॉलर, वाइस चांसलर, बार के लायर्स या सभी के साथ, और 6 महीने चर्चा होकर के आया है। तो ये भी नहीं कि सरकार ने मनमानी ढंग से कर लिया। तीसरी बात कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो, आज तो उसमें हमने इस संशोधन में कॉन्स्टिट्यूशन के को और मजबूत किया है। जो 2013 में कांग्रेस यूपीए में कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 300A है, राइट टू प्रॉपर्टी, जिस राइट टू प्रॉपर्टी को कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन 40 वक्फ बोर्ड के या उस वक्फ कानून के 2013 के, उसको ओवरराइड कर दिया था कि सेक्शन 40 में जहां चाहेंगे कोई संपत्ति भी वक्फ बोर्ड वक्फ घोषित कर सकती है, तो वो असंवैधानिक था। आज वो जो सेक्शन 40 वक्फ का कानून का था, वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 300A पे ओवरराइड था। उसको हमने आज सेक्शन 40 को डिलीट किया है और आर्टिकल 300A राइट टू प्रॉपर्टी को रिस्टोर किया है। तो संवैधानिक है, संविधान विधि सम्मत है। तो मुझे लगता है कि याचिकाएं दाखिल कर सकते हैं, लेकिन 1 मिनट भी याचिकाएं ठहरेंगी नहीं, इसलिए कि यही 3 कसौटी होती है। जो बेसिक चीजें, क्या स्थिति थी उस वक्त जब आपने बातचीत करी, सारी चीजें करी, और आज के समय पे जिस तरह से हंगामा किया जा रहा है? ये कानून बनने का पूरे देश के लोग स्वागत कर रहे हैं। मैं कल दिल्ली में था, बहुत बड़ी तादाद में ऑल इंडिया पसमानदा समाज के लोग, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के लोग, उसके बाद तमाम मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स, महिलाएं, सालनी अली, साइस्ता, सूबी खान, एक बड़ी संख्या में कम से कम 1000 इंटेलेक्चुअल्स मुस्लिम ने कल इस बिल का स्वागत किया है। बड़ा कार्यक्रम हुआ, उसमें मैं था, इंद्रेश जी थे, और हमारे सभी राष्ट्रीय मुस्लिम मंच और मलंग शाह का संगठन था, पसमानदा समाज का था, और जमीयत उलमा का था। तो इस तरह से तमाम पूरे देश में आज गरीब, पसमानदा, पिछड़ा और महिलाएं इस संशोधन बिल का स्वागत कर रहे हैं, मोदी जी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और ये केवल चंद लोग हैं जिन्होंने वक्फ की जमीनों पे कब्जा कर रखा है, या जिन्होंने वो हैं जिसका फायदा आज वक्फ का उन्हीं को मिल रहा है, अभी तक कहीं गरीबों को नहीं मिल रहा है। एक कोई उदाहरण बता दीजिए कि कोई मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज बना हो, तो ये लोग विरोध कर रहे हैं। और ये डे वन से चाहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उसने काली पट्टी बांधने की बात कही, धरना दिया जंतर मंतर पे, पटना में दिया, लेकिन पूरे देश का जो अल्पसंख्यक है, मुसलमान है, इस संशोधन से खुश है। मतलब ये जो विधानसभा के अंदर बैठ के हंगामा कर रहे हैं, सिर्फ यही कुछ चुनिंदा लोग हैं जो इसके खिलाफ बात कर रहे हैं, जो एक्चुअल जो इसके लाभार्थी हैं वो बेहद खुश हैं। देश में 550 डिस्ट्रिक्ट हैं, 550 डिस्ट्रिक्ट में आप देख रहे हैं कि इस संशोधन के बाद गरीब, पसमानदा, पिछड़ा या खवातीन सभी इसका स्वागत कर रहे हैं। अब जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती जो आर्टिकल 370-35A अगर लागू हो जाएगा, इसको समाप्त कर दिया जाएगा, तो खून की नदियां बह जाएंगी। आज उनकी पार्टी के लोग बिल फाड़ रहे हैं
आज उसकी कापी, आज उनके लोग हाथापाई कर रहे हैं बीजेपी विधायकों से, काम नहीं होने दे रहे हैं, एनसी के लोग हैं। तो स्वाभाविक है कि ये कुछ लोग जानबूझ करके हंगामा कर रहे हैं, लेकिन कौन उनके साथ खड़ा है? जम्मू कश्मीर की भी आवाम नहीं खड़ी है। आज जम्मू कश्मीर आर्टिकल 370, 35A के लागू होने के बाद सब खुश है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने राहुल गांधी की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा पर कहा, देश में जहां उनकी सरकार है, पहले वहां वह नौकरी दे। कांग्रेस पार्टी चुनाव के दौरान सिर्फ लोगों को अपनी बात और आकर्षित करने के लिए बयान देती है। राहुल गांधी भी यही कर रहे हैं। आजादी के बाद 60 साल तक इनकी सरकार रही, इन्होंने बिहार की क्या दुर्दशा की। बाद में जिसके साथ मिलकर बिहार में सरकार बनाई, उन्होंने बिहार की क्या दुर्दशा की, ये किसी से छिपा नहीं है। बिहार में महागठबंधन सफल नहीं होने वाला है। जहां जहां उनकी सरकार है वहां जाकर नौकरी लेना। कांग्रेस पार्टी चुनाव के समय सिर्फ लोगों को अपने तरफ आकर्षित करने के मकसद से बयान देती। राहुल गांधी जी भी यही कर रहे हैं। आजादी के बाद तो 60 साल तक उन्हीं की सरकार रही और बिहार की क्या दुर्दशा उन लोगों ने बनाकर रखी थी, और जिसके साथ बाद में मिलकर उन लोगों ने बिहार में सरकार बनाई, उन्होंने क्या दुर्दशा कर रखी थी, यह बात किसी से छुपी हुई है क्या? तो आज आए हैं लोगों को आकर्षित करने के लिए, दिग्भ्रमित करने के लिए बयान देने किया है। अब उनकी पार्टी का कार्यक्रम है, वो करते रहे, लेकिन बिहार में कुछ भी उनके करने से कहने से नहीं होने वाला है। कोई अगली खबर श्रीनगर से है, जहां हुर्रियत से अलग होने वाले 3 और संगठनों पर बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, साल 2019 के बाद जम्मू कश्मीर बदल गया है। जम्मू कश्मीर में अब आतंकवादियों और अलगाववादियों के लिए कोई जगह नहीं है। अब 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में शांति की झलक देखने को मिल रही है। जो लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते थे और दूसरी बातों पर विश्वास करते थे, उन्हें अब लग रहा है कि ये झूठा प्रचार था जो वह पाकिस्तान के लिए करते थे। उनकी गतिविधियों के लिए पाकिस्तान से जो पैसा आता था, वह हवाला फंडिंग भी साल 2019 के बाद बंद हो गई है। आज बदले हुए भारत में, बदले हुए जम्मू कश्मीर में इन चीजों के लिए कोई जगह नहीं है। अब हर जगह तिरंगा रैली होती है। देखिए, जिस तरह से 2019 के बाद जम्मू कश्मीर बदल गया और जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के लिए, उस सेपरेटिज्म के लिए कोई जगह बची नहीं है। अब जम्मू कश्मीर में अमन, शांति और पीस जो 2019 के बाद हुआ, उसका आउटपुट है, उसकी रिफ्लेक्शन है कि कल तक जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, कल तक जो नामनहद आज़ादी या दूसरी चीज़ों पे यकीन रखते थे, आज उनको भी महसूस हुआ, उनको भी इस बात का पता चला है कि वो एक गलत मांग थी, गलत प्रोपेगेंडा था जो पाकिस्तान की शह पे वो लोग करते थे। और जो पाकिस्तान से पैसा आता था इन एक्टिविटीज़ को कराने के लिए, वो हवाला फंडिंग भी 2019 के बाद सारी रुक गई है। और आज जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बदले हुए भारत में और बदले हुए जम्मू कश्मीर में इन चीज़ों के लिए कोई जगह बची नहीं। और आज आप देख रहे हैं कि यहाँ गली गली तिरंगा रैलियाँ होती है, हर घर तिरंगा होता है। वो लाल चौक जो कभी मिलिटेंटों की या दहशतगर्दों की जनाजा होती थी, आज वहाँ तिरंगा बड़ी शान के साथ लहरा और आज वो सेल्फी पॉइंट बन गए। ये 2019 के बाद आई हुई चेंज है। इसी चेंज को जम्मू कश्मीर के लोगों ने, खासकर जो सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने इस बात को महसूस किया, इस बात को उन्होंने समझा। और आज वो तंजीमें जो कल तक यहाँ के बच्चों को स्टोन पेल्टिंग में इन्वॉल्व करते थे, उनके हाथ में गन देते थे, उनके जहनों में पाकिस्तान जैसे जो प्रोपेगेंडा चलाना चाहता था वो उनकी जहन में बढ़ता था और यहाँ हालात खराब होते थे और यहाँ अमान का मसला होता था, लैंडर की प्रॉब्लम होती थी। लेकिन ये सारा एक अब हिस्ट्री बन चुका है। 2019 के बाद जब 370 खत्म हुआ, तो जिस तरह से जम्मू कश्मीर में चेंज आई, चाहे वो यहाँ की सोच को लेके चेंज आई, यहाँ के हालात को ले चेंज कर एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर का जम्मू कश्मीर में भी बन गया। उसी की रिफ्लेक्शन को देखते हुए आज जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन है, पहले भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने किया, अब कुछ और ग्रुप उसने जो कल तक हुर्रियत के साथ दूसरी भाषा बोलते थे या पाकिस्तान के इशारे पे वो यहाँ बोलते थे, अब उनको भी इस बात का एहसास हुआ और उन्होंने इसको छोड़ दिया। अमित शाह जी ने कहा कि मिलिटेंसी अब आखिरी तौर पे हम इसको खत्म करेंगे, कल बोला था। देखिए, मिलिटेंसी, दहशतगर्दी तो अब खत्म हो चुकी है, उसमें कोई शक ही नहीं। जिस तरह से 2019 के बाद जब 370 खत्म हो और मिलिटेंट
ऑर्गेनाइजेशन पे क्रैकडाउन हुआ, मिलिटेंट जो टेररिस्ट लोग जो यहाँ कार्रवाइयाँ करती थी उनको मार दिया गया, और लगभग उसके बाद बॉर्डर भी बहुत टाइट हो गई और कहीं इन्फिल्ट्रेशन अब नामुमकिन है। अब इक्का दुक्का कहीं वाक़ा होते हैं, उनको भी अंदर आते ही उनको मारा जाता है। जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर में जो मिलिटेंसी एक टाइम में बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, बहुत हाई हुआ करती, यहाँ ख़त्म हो चुकी है, और मखसूस एक एरिया में कुछ लोग अभी बैठे हैं, उनको भी ख़त्म किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी और दहशतगर्द कार्रवाइयों को रिव्यू करने की इजाज़त किसी को भी नहीं दी जाएगी। जो भी आएगा उसको मार दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर का जो अमन है, जो आजकल आप देख रहे हैं कि बिजनेस हो रही है, गाड़ियाँ चल रही है, बैंक खुले, यूनिवर्सिटियाँ, सब कुछ है, और टूरिज्म अपनी टॉप पे है। और आप मान के चलिए कि एक दिन में 81,000 लोग टूरिस्ट टूलिप गार्डन का विजिट करते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी एक चेंज है। उस चेंज को जम्मू कश्मीर के लोगों ने भी, खासकर कश्मीर के भी लोगों ने महसूस करते हुए टेररिज्म को ना कहा। जो टेररिस्ट एक्टिविटीज या जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को चलाने वाले हैं उनके साथ उन्होंने पूरी तरह से नाता तोड़ दिया, और पाकिस्तान की शह पे जो यहाँ हो रहा था उसको भी उन्होंने ना कहा। और आज देखिए कि अब लोगों की बदली सोच की वजह से यहाँ टेररिज्म जो है वो भी आखिरी सांस ले रहा है, और कुछ बचे हुए टेररिस्ट हैं उनको भी मार के जम्मू कश्मीर को। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत, और बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।